क्या आप इनके बिना कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सोच भी सकते हैं? ये एक डेटा केबल है जो जानकारी भेजने के लिए बिजली के पल्स का इस्तेमाल करता है। आधुनिक डेटा केबल्स भी वही तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार के वक्त की थी। पर केबल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे आप कंप्यूटर से ईमेल से लेकर हर जानकारी भेज और प्राप्त कर सकते हैं? डेटा केबल बनाने की शुरुआत होती है मोटी इलेक्ट्रिकल करेट और तांबे की सलाखों को एक ब्रेकडाउन मशीन में डालकर। ये मशीन तांबे की सलाखों को खींचकर पतले तारों का रूप दे देती है ताकि उन्हें साथ में जोड़ा जा सके, जिससे वो उन सर्किट्स के साथ जोड़े जा सकें जो केबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जानकारी भेजने का काम करते हैं। सर्किट के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस का बेहतरीन कंडक्टर होता है जो जानकारी भेजने के लिए जरूरी होते हैं। तांबे की सलाखें 1 इंच का 5/16 भाग होती है जो कच्चे तांबे का स्टैंडर्ड साइज है। अभी ये केबल में जाने के लिए बहुत मोटी है। इसे पतला करने के लिए इसे एक साथ धातु के 9 सांचों से गुजरना पड़ता है जो सलाखों को खींचकर एक पतले लंबे तार का रूप दे देते हैं। तार को खींचते वक्त एक तरल लगातार मशीन में डाला जाता है ताकि सांचे घिसे नहीं और तांबा चमकदार बनाया जा सके। हर सांचा सलाखों का डायामीटर 20% कम कर देता है जब तक ये इंच का 0.08वां हिस्सा नहीं बन जाता। मशीन के अंदर जाती हैं 350 फीट लंबी तांबे की सलाखें और बाहर आता है 5000 फीट लंबा तार। एक दूसरी मशीन तांबे के तार को और खींचती है और अंत में तार का डायमीटर 1 इंच का 0.02वां हिस्सा बना देती है। या यूं समझ लीजिए टाइपिंग के 5 कागजों जितना मोटा होता है। पर तांबे के तार को मोड़कर सर्किट में इस्तेमाल करने से पहले उन्हें इंसुलेट करने के लिए उन पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है ताकि तांबे से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक पल्स की गर्मी से आग न लग जाए। तारों पर परत चढ़ाने के लिए आग रोकने वाले प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन की गोलियों को एक मशीन में डालकर रंग बिरंगी गोलियों के साथ मिक्स किया जाता है। यहाँ पर नारंगी रंग की गोलियों को पिघलाकर एक चिपचिपे तरल प्लास्टिक का रूप दिया जाता है। तांबे के तार एक छोटे से छेद के जरिए गर्म प्लास्टिक में से गुजर जाते हैं ताकि तारों के ऊपर प्लास्टिक की पतली सी परत चढ़ाई जा सके। अलग अलग तारों पर अलग अलग रंग की परत चढ़ाई जाती है जिसमें शामिल है नीला, हरा और भूरा रंग, जिससे टेक्नीशियंस को पता चल जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सा केबल जोड़ रहे हैं। जब तार पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे चरखियों पर लपेटा जाता है और अब वो साथ में मोड़े जाने के लिए तैयार होते हैं। ये उन सर्किट से जोड़े जाते हैं जो केबल में से जानकारी इधर से उधर भेजते हैं। सर्किट बनाने के लिए तांबे के 2 तारों को आपस में लपेटा जाता है और 4 लपेटे गए तारों से बनता है एक केबल। तारों में जानकारी इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में तकरीबन रोशनी की रफ्तार से चलती है, जिससे हर तार के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्योंकि तारों को मोड़ने की वजह से जानकारी सीधा आगे बढ़ती है तो केबल में ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ती है। केबल में हर 2 तार हर फुट की दूरी पर अलग अलग तरह से मोड़े जाते हैं। इसी वजह से तार के आसपास उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिससे जानकारी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में खुद नहीं जाती और करप्ट होने से बच जाती है। मोड़ने के अलग अलग तरीकों की वजह से कई सर्किट्स को एक केबल में शामिल करना मुमकिन हो गया है। ये सर्किट किसी हाईवे पर बनी अलग अलग लेन्स की तरह होते हैं और ज्यादा जानकारी उठा सकते हैं। 4 सर्किट्स का दल बनाने के बाद उन पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है ताकि केबल पूरा किया जा सके। तैयार केबल को एक विशाल चरखी पर 1000 फुट केबल इकट्ठा करके बाहर भेजने के लिए तैयार किया जाता है। एक बार ये कनेक्ट हो जाए तो ये आपकी जानकारी को रोशनी की रफ्तार से आगे भेज सकते हैं। पहला आधुनिक स्नोबोर्ड बनाया गया था 2 स्की को रस्सी से बांधकर, लेकिन 50 साल भी नहीं बीते थे जब स्नोबोर्ड एक सर्फबोर्ड, स्केटबोर्ड और स्की की तरह काम करने लगे, क्योंकि इनमें ये तीनों खूबियां समाई हुई थीं और इन्हें ऐसा बनाने के लिए इनकी 3 परतों को बड़ी बारीकी से जोड़ा जाता है। सबसे पहले तो स्नोबोर्ड की सबसे अंदर वाली परत बनाई जाती है, लकड़ी का वो लचीला हिस्सा जो प्लास्टिक की 2 परतों के बीच दबा होता है। इसमें लगाई जाने वाली लकड़ी से ही बोर्ड का प्रदर्शन निश्चित होता है। इस बीच वाले हिस्से को बनाने के लिए एक एम्प्लॉय कई किस्म की लकड़ी को एक साथ जोड़ता है।
ये लकड़ियाँ एक साथ मिलकर किसी भी एक लकड़ी से ज्यादा मजबूत और लचीली होती हैं। इससे सबसे लोकप्रिय स्नोबोर्ड बनाया जाएगा, जिसे फ्री राइड या ऑल माउंटेन बोर्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी भी जगह पर किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच वाले हिस्से की 80% लकड़ी पॉपुलर की होती है, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत और लचीली होती है। लेकिन हर 5वीं परत एस्प्रिन की होती है। ये पॉपुलर जैसी ही परत होती है, लेकिन ये उससे ज्यादा हल्की होती है। इससे बीच वाले हिस्से को ज्यादा लचीलापन मिलता है। फिर इन्हें सिकंजों से कसकर कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये चिपककर अच्छी तरह से सूख जाते हैं, तब एक आरी की मदद से इनके 2 इंच के टुकड़े काट लिए जाते हैं और इनसे करीब 6 कोर बनते हैं। फिर एक कंप्यूटराइज्ड राउटर इन्हें कोर के आकार में काट लेता है। हर कोर के मुताबिक ही अलग अलग बोर्ड के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं। ऑल माउंटेन बोर्ड के लिए अगले हिस्से को पिछले हिस्से से थोड़ा ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है, ताकि वो एक दिशा में जा सके। फ्री स्टाइल बोर्ड का इस्तेमाल जंप और स्पिन के लिए किया जाता है। ये थोड़े छोटे और थोड़े चौड़े होते हैं, जबकि अल्पाइन बोर्ड ज्यादा लंबे और पतले होते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा रफ्तार मिल सकती है। एक कार्बाइड कटर करीब 12 मिनट में लकड़ी से ऑल माउंटेड बोर्ड का आकार काट लेता है। इन्हें मजबूत बनाने के लिए और ढलानों पर गीले होने से बचाने के लिए दोनों तरफ प्लास्टिक लगा दिया जाता है। इन किनारों को चिपकाने के बाद पटरे को एक बैंड सॉ पर डाला जाता है, जो उसे इंच के 80वें भाग जितना मोटा काट देता है। यही तैयार कोर की मोटाई होती है। इसके बाद कंप्यूटर से चलने वाला एक ड्रिल इस कोर में छेद बना लेता है। बाद में इसके जरिए ही स्नोबोर्ड से बाइंडिंग जोड़े जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि सुराग बिल्कुल सही हो, वरना बोर्डर को काफी झटके लगेंगे। फिर कोर को पूरा करने के लिए एक खास किस्म की प्रोफाइलिंग मशीन बोर्ड के अगले और पिछले हिस्से को सही मोटाई में छांट देती है। अगला और पिछला हिस्सा जितना पतला होता है, बोर्ड मोड़ों पर उतना ही लचीला होता है, और बीच का मोटा हिस्सा उसे मजबूती देता है। अगर आप सिर्फ लकड़ी के कोर पर ही सवारी करेंगे तो लकड़ी गीली हो जाएगी और बोर्ड मुड़ जाएगा। इसलिए लकड़ी को बचाने के लिए और स्नोबोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही हल्के लेकिन बेहद मजबूत पॉलिस्टर वाले प्लास्टिक के ऊपर ग्राफिक्स बनाकर इसे बोर्ड के ऊपर और नीचे लगा दिया जाता है। इसी प्रोसेस से ये डिजाइन बोर्ड के तले से प्लास्टिक की दूसरी शीट पर छप जाता है, लेकिन उसे छापने के लिए उस पर ज्यादा भारी प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्लास्टिक काफी मजबूत होती है, जिससे वो बर्फ और पत्थरों पर भी नहीं घिसती। जब यह डिजाइन सूख जाता है तो प्लास्टिक की इन परतों को स्नोबोर्ड के आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद एक प्रेस एक पतले और बेहद हल्के छोटे से ब्लेड से प्लास्टिक को बोर्ड के आकार में काटता है। लेकिन ये बोर्ड ढलानों पर तभी जा सकता है जब इस पर धातु के ये किनारे यानी कि रेल लगा दिए जाएं, क्योंकि यही तो है जो बर्फ काटता है। इन रेल्स के बिना बोर्ड ढलान पर बर्फ काट ही नहीं पाएगा और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इन रेल्स को लगाने के लिए पहले तो एक एम्प्लॉई इसे एक बोर्ड के किनारों पर लगाता है और फिर उन्हें शिकंजों के बीच कस लिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाएं। जब ये रेल लगा दिए जाते हैं, उसके बाद स्नोबोर्ड की परतों को जोड़ते हैं। प्रेस के अंदर सबसे पहले जाता है प्लास्टिक का बेस। उसके ऊपर लगाई जाती हैं रबर की कुछ पट्टियां जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करती हैं। फिर सिरप जैसे रेजिन को उसके ऊपर डाला जाता है। ये गोंद की तरह इन सारे पुर्जों को जोड़ देता है। इसके बाद लगाई जाती है फाइबर ग्लास की एक परत जो बोर्ड को मजबूती देती है। फिर लकड़ी का कोर लगाया जाता है और यहाँ एक लाल लेजर की मदद ली जाती है ताकि सारी चीजें बीच में ही रहें। इसके बाद इसके ऊपर फाइबर ग्लास की एक और परत चढ़ाई जाती है और तब उसके ऊपर रेजिन की भी एक परत चढ़ाई जाती है और आखिर में लगाई जाती है खूबसूरत ग्राफिक की एक शीट। इसके बाद लगभग 85 डिग्री पर गर्म प्रेस इन परतों को दबाती है
जिससे ये परतें आपस में अच्छे से जुड़ जाती हैं। इसके अलावा यह प्रेस बोर्ड के आगे और पीछे वाले किनारों को थोड़ा मोड़ भी देता है। इससे वो बोर्ड बर्फ पर आसानी से आगे बढ़ सकता है। जब रेजिन अच्छी तरह से सूख जाता है तो उसके किनारों को अच्छे से चिकना बना लिया जाता है और बोर्ड का निचला हिस्सा सपाट बना लिया जाता है। इसके बाद बोर्ड जाता है आगे के सफर पर। सबसे पहला काम होता है इसके सारे किनारों को अच्छी तरह से चिकना बना लेना। उसके बाद एक ग्राइंडिंग स्टोन इसके तले को थोड़ा रफ बना लेता है ताकि उसके ऊपर गर्म मोम की एक परत चढ़ाई जा सके। उसके बाद इसके ऊपर लगाई जाती है मोम की एक परत ताकि वो बर्फ के ऊपर आसानी से फिसल सके। आखिर में उन्हें पोंछ लिया जाता है और आपका बोर्ड बिल्कुल तैयार हो जाता है। आगे देखिए एक ऐसा टूल जो बहुत सारे टूल का काम करेगा और जैकेट पर बैच लगाने से पहले क्या लगाया जाता है। ये एक ऐसा छोटा सा टूल बॉक्स है जो हमारी हथेली में समा सकता है। इसमें प्लायर के साथ साथ दर्जन भर दूसरे औजार भी होते हैं। स्क्रू ड्राइवर और जैक नाइफ से लेकर बॉटल ओपनर और कैंची तक, इतने औजारों से हम 200 से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन इतने औजारों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है जो एक साथ मजबूती से जुड़े रहें और आकार में भी छोटे हों। इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे अहम भाग नीडल नोज प्लायर बनाने से। इसके दोनों हिस्से फैक्ट्री में अलग अलग आते हैं और उन्हें इतना चपटा किया जाता है कि किसी चीज को अच्छी तरह से पकड़ सके। इसके अलावा वो इस औजार में समा भी जाएं। एक हाइड्रोलिक प्रेस एक बार में 2 हिस्सों को दबाता है। देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रेस उसे बस छू रहा है, पर वो 20 टन के दबाव से उसे दबा रहा है। यूं समझ लीजिए कि 20 कार्स का एक साथ वजन इस पे आ रहा है। जब ये प्रेस से बाहर आते हैं तो एक ड्रिल इसके अंदर गोल सुराख बना देते हैं। इन सुराखों में एक धुरी लगा दी जाती है जिसके ऊपर ये दोनों हिस्से घूमते हैं। इसकी मदद से ये प्लायर खुलता या बंद होता है। इसके बाद इन हिस्सों को ग्राइंडर के अंदर भेज दिया जाता है जहां वो मशीन इन टूल्स को अच्छे से घिसकर और पतला बनाती है। एक चुंबक की मदद से यह हिस्से अपनी जगह पर चिपके रहते हैं और इन डिस्क से पूरा चक्कर लगाने के बाद ये सारे के सारे प्लायर बाहर आ जाते हैं। अब ये इतने पतले होते हैं कि मल्टी टूल किट में ये आसानी से लगाए जा सके। फिर इनके चारों ओर दूसरे औजार लगाए जाते हैं। लेकिन ये प्लायर तब तैयार होते हैं जब इनके सारे किनारों को चिकना बना लिया जाता है। ये काम एक रोबोट करता है जो 1 घंटे में 300 प्लायर बना लेता है। सबसे पहले तो ये उनके मुंह को खिंचता है ताकि वो नुकीला हो जाए, ताकि वो छोटी चीजों को आसानी से पकड़ सके। फिर रोबोट उसे पलट देता है ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से चिकना हो जाए। इसके बाद प्लायर तैयार होता है। इन प्लायर्स के साथ लगाई जाने वाली कैंची भी 2 हिस्सों में ही आती हैं और ये ग्राइंडिंग मशीन उस पर तेज धार चढ़ाती है। उसके बाद उन्हें टूल में लगाया जाता है। एक एम्प्लॉय एक ग्राइंडिंग मशीन में एक बार में 10-10 की लड़ियों में कैंची को लगाता है, एक बार में 2 एक जैसी लड़ियां। उसके बाद वो मशीन हर लड़ी को एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले 2 ग्राइंडिंग व्हील तक पहुंचा देती है जो उन पर धार चढ़ाने का काम करते हैं। कैंची के ब्लेड ग्राइंडर से बाहर आते हैं तो वो तेज धार वाले होते हैं, लेकिन वो तभी किसी चीज को काट सकते हैं जब उसके दोनों हिस्से एक दूसरे की तरफ थोड़े झुके हुए हों। एक मशीन उन्हें मोड़ देती है। ये मोड़ इतना मामूली सा होता है कि हम उसे देख भी नहीं पाते। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर कैंची के दोनों मोड़ एक जैसे ना मुड़े हों तो वो काट नहीं पाएंगे। ब्लेड्स को मोड़ने के बाद कैंची को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद कैंची और 9 दूसरे औजारों को एक साथ लगाया जाता है। यहाँ सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर औजारों को प्लाई के हैंडल के बीच में छुपा लिया जाता है। हालांकि उसका हैंडल भी एक औजार ही होता है क्योंकि उसके ऊपर एक रूलर बना होता है। इसके लिए एक एम्प्लॉय
5 औजारों को एक पिन के अंदर पिरो देता है, जिससे वो आसानी से घूम जाते हैं और मल्टीप्लायर के हैंडल के अंदर समा जाते हैं। एक बार इन औजारों को लगा दिया जाता है, तब एक मशीन से उन्हें जकड़ दिया जाता है। अब सारे औजार आसानी से घूम सकते हैं। बाकी औजारों को इस हैंडल के नीचे पिन की मदद से जोड़ दिया जाता है और आखिर में लगा दिया जाता है मुख्य औजार। दोनों हैंडल्स के बीच प्लाया लगा दिया जाता है और फिर सील के दोनों बटन उन्हें अंदर बंद कर देते हैं और इसी के साथ ये पूरा टूल बॉक्स तैयार हो जाता है। एक ऐसा टूल बॉक्स जो आपकी हथेली में समा जाए और साथ ही साथ 200 से ज्यादा काम कर पाए। आगे देखिए, एक छोटा सा कंक्रीट ब्लॉक पूरी इमारत को कैसे सहारा दे सकता है। जब बात आती है बिल्डिंग ब्लॉक्स की, तो मामला इससे ज्यादा बुनियादी नहीं हो सकता। ये वो ढांचा है जिसे कंक्रीट ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स इन्हें एक के ऊपर एक रखकर इन पर अपनी किताबें रखने का काम करते हैं, लेकिन इसका असली काम है घरों की नींव, दीवारें और हर तरह की इमारतें बनाना। तो ये करीब 18 किलो का ढांचा इतना ताकतवर कैसे होता है कि वो घर के वजन को सहारा दे सके। कंक्रीट के मजबूत ब्लॉक को बनाने की शुरुआत होती है पिसी हुई चट्टान की तरह, जिसे दूसरी चीजों के साथ मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है ताकि इसे भट्टी में पकाया जा सके और ब्लॉक का आकार दिया जा सके। इसमें किसी भी तरह की चट्टान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है इनका आकार। चट्टान के ये टुकड़े 1 इंच के 3/8 से लेकर धूल के कण के आकार के होते हैं। अगर ये टुकड़े जरा और बड़े होते तो ब्लॉक बहुत ज्यादा खुरदुरा बन जाता। कंक्रीट को मिलाने के लिए 771 किलो चट्टान के टुकड़े और रेत को एक विशाल मिक्सर में डालकर 272 किलो सीमेंट के पाउडर और थोड़ी सी रेत के साथ मिलाया जाता है। सीमेंट भी लाइमस्टोन और क्ले जैसे कुदरती तत्वों का मिश्रण होता है। गीला होने पर यह कुदरती तौर पर सख्त होकर ये उस बाइंडर का काम करता है जो चट्टान के टुकड़ों और रेत को जकड़ लेता है। सीमेंट को एक्टिवेट करने के लिए पानी को तब तक मिलाया जाता है जब तक मिक्सर में 6% गीलापन न आ जाए। इतने गीलेपन से मिश्रण बहता नहीं है, बल्कि वो किसी केक मिक्स के घोल जैसा बन जाता है। बस इतना गीला कि अंदर के पत्थरों को साथ में जकड़े रखे। ये 4000 किलो का कंक्रीट का बैच 210 ब्लॉक्स बनाने के लिए काफी है। ब्लॉक्स को आकार देने के लिए एक पुली कंक्रीट को एक मशीन में ऊपर लगी फैनल में डालता है, जहां से उसे ब्लॉक बनाने वाली मशीन में डाला जाता है। मशीन एक सांचे का इस्तेमाल करके एक साथ 3 ब्लॉक्स बनाती है, जिनका मेजरमेंट 8 बाय 8 बाय 16 इंच होता है। ब्लॉक्स को दबाकर आकार देने के बजाय मशीन वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके कंक्रीट को सांचे में भरती है। वाइब्रेशन से बना हुआ ब्लॉक दबाए गए ब्लॉक के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें कंक्रीट के टुकड़ों के बीच में जरा भी जगह नहीं बचती, जिससे ब्लॉक्स का कोई भी हिस्सा कमजोर नहीं बनता। ब्लॉक्स के बीच में बने छेद उन्हें इतना हल्का बना देते हैं कि वो आसानी से हाथ से उठाए जा सकें। एक ठोस ब्लॉक इतना भारी होगा कि उसे उठाने के लिए एक क्रेन की जरूरत पड़ेगी। ब्लॉक्स बनने के बाद उन्हें घूमते हुए नायलॉन ब्रश के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे उसके किनारे साफ और चिकने हो जाते हैं। उसके बाद रोबोटिक आर्म्स ब्लॉक्स को उठाकर एक भट्टी में रख देते हैं। भट्टी में एक साथ 1200 ब्लॉक्स रखे जाते हैं। भट्टी के अंदर ब्लॉक्स को पूरे 1 दिन तक 45 डिग्री के तापमान पर पकाया जाता है। गर्मी कंक्रीट में मौजूद पानी को सोख लेती है और सीमेंट में एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे ब्लॉक्स मजबूत और सख्त बन जाते हैं। भट्टी से निकलने वाले ब्लॉक्स इतने मजबूत होते हैं कि किसी घर या इमारत की नींव के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक सेंसर तैयार ब्लॉक्स की गिनती करता है और एक रोबोटिक आर्म को शुरू कर देता है। इससे वो सब एक तरह से रखे जाते हैं। घूमते हुए प्लेटफॉर्म ब्लॉक्स को 2-2 के दलों में बांट देते हैं और फिर जहाज पर भेजने के लिए एक साथ 6-6 ब्लॉक्स को उठाकर 72 ब्लॉक्स को एक साथ रखा जाता है।
जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो हर पैलेट में तकरीबन 1.5 टन कंक्रीट ब्लॉक्स भरे जाते हैं। फिर चाहे इनका इस्तेमाल किसी इमारत को बनाने के लिए किया जाए या किताबें रखने के लिए, इनके अंदर का सीमेंट आने वाले 100 सालों तक इन कंक्रीट ब्लॉक्स को मजबूती से टिकाए रखेगा।